नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक। आई पैक रेड मामलों में ममता सरकार को नोटिस, कहा एजेंसी को काम में रुकावट न डाले। आईपीएसी रेड मामलों में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रभात कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल चोली ने की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जाँच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो क्या उन्हें राजनीतिक करके रोका जा सकता है? ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के आईडी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फॉर्म आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन दौरान सीएम ममता वहां बंगाल के पुलिस अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गईं। आईपीएसी रेड मामला में ईडी के 4 आरोप लगे हुए हैं। रेड के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस ने जांच में रुकावट डाली। सीएम ममता अपने साथ कई सबूत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर गईं। तीसरा आरोप यह है कि ईडी को दस्तावेज जब्त करने से रोका गया, पुलिस ने मदद नहीं की। और चौथा आरोप यह है कि बंगाल पुलिस ने जांच एजेंसी की टीम को घेरा और उन्हें धमकाया। ईडी के 4 मांगे भी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक होना चाहिए, बंगाल डीजीपी का निलंबन तथा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट रूम की लाइव बातें जान लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसयू राजू ने ईडी का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार की दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईडी वहां किस लिए गए थे, किस बात की जांच चल रही थी वहां। सॉलिसिटर जनरल बोले, ईडी अवैध कोयला घोटाले की जाँच के लिए गई थी। सरकार कह रही है हम ईडी एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे। एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई मूर्ख ही वह जब्त करने के लिए वहां जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या इस कोयला घोटाले की जांच हो रही है? सॉलिसिटर जनरल बोले, जी हाँ, कोयले का भुगतान कैश में किया जाता था, सामान का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान की गई। लगभग 20 करोड़ कैश आईपीएसी को ट्रांसफर हुए, इसलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों की तलाशी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या यह वही आईपीएसी है जिससे पहले श्री प्रशांत किशोर जुड़े थे? सॉलिसिटर जनरल बोले, जी हाँ, हमने पहले ही अधिकारियों को ईमेल पर इसकी जानकारी दी थी। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें पता नहीं कि वे क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आई। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू बोले, सीएम ममता आरोपी हैं और उन्होंने डीजीपी की मिलीभगत से सबूतों की चोरी की। अगर बंगाल में किसी एफआईआर की जांच होती है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। कपिल सिब्बल बोले, कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था, तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपीएसी के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपीएसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं। ईडी को सब पता है, चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट बोला, पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपीएसी कराती है या चुनाव आयोग? कपिल सिब्बल बोले, आईपीएसी के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट मजाकिया लहजे में कहा। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी ड्राइंग होती तो इसमें ईडी की क्या गलती है? कपिल सिब्बल ने कहा, आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां थी। ईडी वहां जब्त करना चाहती थी, ममता सिर्फ उनका और आईफोन लेकर गई थी। सीएम ने रेड में कोई दखल नहीं डाली थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें जांच करनी होगी, सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल बोले, ईडी को पता था कि टीएमसी से जुड़ा बहुत सारा डेटा आईपीएसी के पास मौजूद होगा। अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे? सुप्रीम कोर्ट में
ईडी की 3 बड़ी दलालें रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी पुलिस के टीम साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने भी गई। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है, उनके काम में बाधा आती है। हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं है, हमें काफी परेशानी हुई। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था। कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए को बस और गाड़ियां की व्यवस्था की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ईडी आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारियों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। अधिकारियों को धमकियां दी गई थी कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करे। मामला सीबीआई के पास गया तो मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। यह तस्वीर 8 जनवरी को रेड के दौरान आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची थी। ममता 2772 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा आईपीएसी छापा मामला। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े 2772 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2025 को इसकी जांच शुरू कर दी थी। यह मामला अब 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई जब बंगाल में जांच अप्रैल-मार्च 2026 में चुनाव होंगे। आईपीएसी भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ रुपये हवाला के जरिए आईपीएसी तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपीएसी रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर में कुछ भी जब्त नहीं किया है। आईपीएसी रेड मामले पर टिप्पणी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, जब ईडी कह रही है कि उसने रेड के दौरान कुछ भी जब्त नहीं किया है तो इस मामले पर सुनवाई के लिए सब कुछ नहीं बचता है। अब पूरे मामले को समझिए। 8 जनवरी टीएमसी के आईटी रेड ठिकानों पर ईडी की रेड। 8 जनवरी को ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउद्दीन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन की ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लॉर्डन स्ट्रीट स्थित उनके घर पर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे आईपीएसी के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यहाँ पे आप लोग 8 जनवरी की रेड की टाइमलाइन जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी। 9 जनवरी को ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला। 9 जनवरी को टीएमसी के कार्यकर्ता ने दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़े तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता मार्च में शामिल थे। सीएम ने कहा था कि कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को भेजा गया। 9 जनवरी को मार्च के दौरान आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले का पैसा सूबेदार अधिकारियों ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। उन्होंने कहा था कि मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। इस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने 72 घंटे के भीतर कथित आरोपों से जुड़े सभी सबूत पेश करने की मांग की गई। 7 साल में 7 बार ममता बनर्जी बनाम केंद्रीय एजेंसियां। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।